वेलकम टू जीके जीएस जो आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज पढ़ेंगे नदी के बारे में। और यहाँ नदी दिया गया है कि यहाँ पे नदी के बारे में दिए गए तो मुख्य नदी इसमें दिए गए हैं। जो मुख्य नदी है किसी पर्वत के ग्लेशियर या झील से निकलती है। मुख्य नदी कहाँ से निकलती है? ग्लेशियर और झील से निकलती है और ढाल के अनुरूप बहती है और मार्ग बहुत क्या होती है तो नदी होती है जो मार्ग में बहुत गहरी होती है। और सहायक नदियाँ क्या है? तो मुख्य नदी से आकर मिलने वाली छोटी नदियों को सहायक नदी होती है जो कम गहरी होती है। सहायक नदियाँ क्या होती है? कम गहरी होती है। और नदी तंत्र क्या होता है? मुख्य नदी तथा उसके सहायक नदी को मिलाकर बनने वाले नदी तंत्र को नदी तंत्र कहते हैं। मुख्य नदी तथा उसके सहायक नदी से मिलकर जो नदी तंत्र बनती है उसे नदी तंत्र कहते हैं। बेसिन या द्रोणी क्या होते हैं? तो किसी नदी तंत्र द्वारा जहाँ तक सिंचाई की जाती है उसी द्रोणी या बेसिन कहते हैं। नदी तंत्र द्वारा जहाँ तक सिंचाई किया जाता है उसे द्रोणी या बेसिन का जहाँ तक क्या किया जाए सिंचाई किया जाता है वो नदी या द्रोणी कहलाती है। सबसे बड़ा बेसिन है तो गंगा नदी का सबसे बड़ा बेसिन है। उसके बाद में सिंधु नदी के, उसके बाद में गोदावरी नदी के, उसके बाद में कृष्णा नदी, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद महानदी और उसके बाद नर्मदा नदी। और इसका ट्रिक याद रखेंगे, गंगा सी के गोद में कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं है। गंगा सी के गोद में कृष्णा ब्रह्मा के महान नहीं है। तो गंगा से गंगा हुए, सी से सिंधु हुए, गो से गोदावरी हुए, चार से का से कृष्णा हो गया और ब्रह्मा से क्या हो गया? तो ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र हो गया, महा से महानदी हो गया, सात नहीं से महानदी हो गया। और जल विभाजक दो नदी तंत्रों के जल के अलग करने वाले उठा हुआ क्षेत्र को जल विभाजक कहते हैं। जो दो नदी तंत्र के जल को अलग करने वाले उठा हुआ क्षेत्र का जल विभाजक क्या कहलाती है? जल विभाजक। और भारत की नदियाँ जो है कुछ हिमालय नदियाँ कुछ प्रायद्वीपीय नदियाँ। जैसे हिमालय नदियों में आती है सिंधु तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र और गंगा तंत्र। ये सभी सिंधु तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र और गंगा तंत्र ये हिमालय नदियाँ हैं। और प्रायद्वीपीय नदी में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी आ जाती है और अरब सागर की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ सब ये सब क्या है? प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। और यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र के बारे में दिया गया और सिंधु नदी के तंत्र के बारे में दिया गया। और ये है जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है, हुगली, दामोदर है और स्वर्णरेखा और हुगली, ब्राह्मणी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार, कावेरी, बैगई ये सब क्या है? तो दक्षिणी की नदियाँ हैं। हुगली, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी ये सब सभी के सभी अरब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा, ताप्ती और सारावती और लूनी ये सब क्या है? और मांडवी, सारावती, गंगा बेली, पेरियार ये सब सभी के सभी क्या है? तो ये सब सभी के सभी अरब सागर में गिरती है। और यहाँ से शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र के बारे में दिया गया तो यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में क्या जब हो जाती है तो मिल जाती है। सिंधु नदी तंत्र अरब सागर मिल जाती है। और सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। और सिंधु तंत्र के दो नदी हैं, झेलम तथा चिनाब, जो भारत में केवल 20% का जल का प्रयोग करती है। सिंधु नदी तंत्र के दो नदी तंत्र झेलम तथा चिनाब है जो भारत में केवल कितने परसेंट जल 20% की इसका जल यूज करती है सिंधु नदी को। और झेलम चिनाब का केवल 20% यूज करती है भारत। और झेलम यहाँ पे दिए गए तो कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। झेलम कहाँ से निकलती है? तो कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है और भारत के पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए चिनाब में मिल जाती है। तो झेलम कौन सी नदी में मिलती है? तो चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। और झेलम है जो शेषनाग झील से निकलती है। और तीसरा है चिनाब नदी जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर कश्मीर में होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की है। और झेलम किसकी नदी है? सहायक नदी है तो चिनाब की। और चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है चिनाब नदी और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो एक क्वेश्चन बनती है कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो चिनाब नदी। और चिनाब की सहायक नदी किसकी है? तो चिनाब झेलम किसकी सहायक नदी है? तो झेलम है जो इसी चिनाब की सहायक नदी है। झेलम किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब की। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया रावी नदी के बारे में दिया गया। तो रावी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब होते हुए चिनाब नदी मिलती है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश से होते हुए निकलकर पंजाब से होते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है।
रावी नदी किस में मिलती है? चेनाब नदी में मिलती है। और झेलम नदी भी कहाँ मिलती है? तो चेनाब नदी का सहायक नदी है। और चेनाब किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु का सहायक नदी है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सतलज में मिल जाती है। ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सतलज की सहायक नदी है ब्यास नदी। और सतलज नदी जो मानसरोवर झील से निकलकर शिवकिला दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करती है और चेनाब में मिल जाती है। सतलज नदी कहाँ से निकलती? तो मानसरोवर झील से निकलती है और शिवकिला दर्रा होते हुए भारत में कहाँ से प्रवेश करती है सतलज नदी? तो शिवकिला दर्रा से होते हुए प्रवेश करती है सतलज नदी, जो मानसरोवर झील से निकलती है और चेनाब में मिल जाती है। तो इसका भी सहायक नदी किसकी सहायक नदी है? तो सतलज है जो चेनाब की सहायक नदी है। और रावी भी है जो चेनाब की सहायक नदी है। और झेलम भी चेनाब की नदी की सहायक है। और ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? तो सतलज की सहायक नदियाँ। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र नदी इसका भी उद्गम कहाँ से होती है? तो मानसरोवर झील से होती है। और तिब्बत के में इसे ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहा जाता है। और असम में ब्रह्मपुत्र में बांग्लादेश को जमुना कहते हैं। और गंगा में मिलने के बाद ये मेघना कहलाती है। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के तिब्बत से निकलती है और इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और अनुसार अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और बांग्लादेश में तिब्बत को क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं। और गंगा से मिलने के बाद यह ब्रह्मपुत्र मेघना नदी में बदल जाती है। और मेघना नदी में बदल जाती है। ब्रह्मपुत्र गंगा से मिलने के बाद मेघना नदी में बदल जाती है। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मानस, तीस्ता, बराक, दिहांग, लोहित, मानस, सुबनसिरी, ये सब क्या है? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं। मानस, तीस्ता, बराक और दिहांग, लोहित और सुबनसिरी सब क्या है? तो ब्रह्मपुत्र के सहायक नदियाँ। और चीन में ब्रह्मपुत्र को प्योंग पयांग के नाम से जानी जाती है। दिहांग है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित है भी जो ब्रह्मपुत्र सहायक नदी है। और इसे खूनी नदी किसे कहते हैं? तो लोहित नदी को खूनी नदी कहते हैं। और सुबनसिरी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो तीस्ता में आके ब्रह्मपुत्र मिलती है। तीस्ता, बराक और सुबनसिरी जो बाईं ओर से मिलती है। और दाएं ओर से दिबांग और लोहित मिलती है। बाएं ओर से 3 नदी मिलती है, तीस्ता, बराक और सुबनसिरी। और दाएं ओर से दिबांग और लोहित है जो दाएं ओर से मिलती है। ये सब सभी की सभी किसकी सहायक नदी हैं? तो ये सब सभी की सभी ब्रह्मपुत्र की। और बराक भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की। और गंगा की सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर गंगा। और इसमें बैक्टीरियोफेज विषाणु रहती है। गंगा में क्या रहती है? तो बैक्टीरियोफेज विषाणु रहती है, जिससे हानिकारक जीवाणु को क्या करती है? खा जाती है। और उद्गम पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी कहते हैं। और उद्गम तथा पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? तो इसे भागीरथी कहते हैं। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और 2009 में जलीय जीव डॉल्फिन को 2009 में घोषित किया गया था। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की थी। और पश्चिम बंगाल में इसे भागीरथी कहते हैं। गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? भागीरथी। और बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। गंगा को डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव का भी घोषित किया गया था 2009 में। और 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित की थी। और गंगा नदी 2 देशों से गुजरती है, जो भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। और भारत में 2 देशों से गुजरती है, भारत एवं बांग्लादेश के बीच से। और गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 5 राज्यों से होकर बहती है। और यहाँ पे दिया गया है गंगा कहाँ से निकलती है। गंगा का इसका श्रेणी दिया गया है। तो पहले संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है, अलकनंदा। संतोपथी नदी से अलकनंदा निकलती है। और जब धौली गंगा अलकनंदा में आकर मिल जाती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। जब संतोपथ से अलकनंदा नदी निकलती है तो इसमें धौली गंगा आकर मिल जाती है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। और जब इसमें आगे बढ़कर कुछ देरी पर आकर अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिल जाती है तो नंद प्रयाग का निर्माण करती है। और कुछ दूर और आगे जाने पर इसमें पिंडार नदी आकर मिल जाती है
पिंडार नदी इसमें आकर बाईं तरफ से मिल जाती है और इसमें आगे चलकर यह कर्णप्रयाग नदी कहलाती है। तो धौली गंगा मिलती है तो विष्णुप्रयाग कहलाती है, और नंदाकिनी मिलती है तो नंदप्रयाग कहलाती है, और पिंडार नदी मिलती है तो कर्णप्रयाग कहलाती है। और आगे जाकर इसमें दाईं ओर से कौन मिलती है तो मंदाकिनी नदी मिलती है। तो इसमें आगे जाकर मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी, और आगे चलकर रुद्रप्रयाग के नाम से जानी जाती है। और फिर आगे जाकर इसमें गंगोत्री हिमानी से निकलती है एक भागीरथी, और भागीरथी जो अलकनंदा में आकर मिलती है तब ये देवप्रयाग कहलाती है। तो ये याद रखेंगे, भागीरथी जब मिलती तो ये अलकनंदा में जब मिलती तो देवप्रयाग के नाम से जानी जाती है। और यमुना कहाँ से निकलती तो यमुना बंदरपूछ के हिमालय से निकलती है, और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना है। और लूनी या अरावली श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकलकर चंबल में मिल जाती हैं। लूनी कौन सी नदी में मिलती है तो चंबल नदी में मिल जाती है। और बनास या अरावली के पूर्वी ढाल से निकलकर चंबल में मिल जाती है। तो लूनी और बनास किसकी सहायक नदी है तो चंबल की सहायक नदी है, और ये अरावली के पूर्वी ढाल से निकलती है। और चंबल ये सहायक छिपरा नदी इसकी सहायक नदी है, और विंध्याचल की उत्तरी ढाल से मिलकर यमुना में मिल जाती है। तो चंबल बनास यही सब किसमें तो यमुना में मिल जाती है। और सिंध यमुना की सहायक नदी है, और बेतवा यमुना की सहायक नदी। बेतवा कैंटून्स और सोन है जो अमरकंटक से निकलकर उत्तर की ओर पटना के समीप गंगा की सहायक नदी है। और चंबल बेतवा कैंटून्स ये सब किसकी सहायक नदी है यमुना की। और सोन में कौन सी नदी मिलती है पटना में आकर तो सोन में गंगा नदी में आकर सोन में मिल जाती है पटना के समीप। और रिहंद है जो सोन की सहायक नदी है। और दामोदर झारखंड से निकलकर हुगली नदी में मिल जाती है। दामोदर है जो कहाँ से झारखंड से निकलकर हुगली में मिल जाती है। और ब्रह्म घाटी में बहते हुए बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को। और स्वर्ण रेखा जो यह झारखंड का प्रमुख नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। स्वर्ण रेखा और दामोदर दोनों के दोनों कहाँ की नदी तो झारखंड की नदी है। और ये गंगा की है, और गंगा के बारे में देख लेते हैं। और हुगली की एक शाखा जो बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। और महानंदा सिक्किम से निकलकर महानंदा कहाँ से निकलती है तो सिक्किम से निकलकर गंगा में मिलती है। महानंदा भी गंगा में यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से आती कौन धौली गंगा नंदाकिनी और यहाँ पे पिंडार नदी। और आगे चलकर इसमें मिल जाती है कौन सी नदी मंदाकिनी नदी। और फिर आगे चलकर भागीरथी में मिल जाती है और देवप्रयाग का निर्माण करती है। और इसमें सब पहली बार समतल मैदान में मिलती है हरिद्वार में। और रामगंगा जो उत्तराखंड से निकलती है ये आकर कन्नौज नामक स्थान पर मिलती है गंगा से रामगंगा, जो उत्तराखंड से निकलती है। फिर आगे चलकर बाईं ओर से गोमती नदी आती है जो फुलहर झील के उत्तर प्रदेश से निकलती है। और ये गाजीपुर नामक स्थान पर क्या आती है तो मिल जाती है। यमुना कहाँ पे मिलती है तो प्रयागराज में आकर गंगा से यमुना आकर मिल जाती है कहाँ पे तो प्रयागराज में। और इसका सहायक नदी है चंबल बेतवा कैंटून्स। और ये सभी की सभी क्या तो यमुना की सहायक नदी हैं। और इसमें नेपाल से निकलती है काली करनाली और गंडक कोसी। ये सब सभी कहाँ से निकलती है तो नेपाल से निकलती है काली करनाली गंडक कोसी। और काली और करनाली दो अलग अलग स्थान से निकलती है। और इसमें आगे चलकर शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। और करनाली को आगे चलकर घाघरा नदी से नाम जाने जाती है। और कुछ दिन के देरी के बाद वह आगे चलकर वह घाघरा के नाम से जानी जाती है। और घाघरा जो कहाँ पे मिलती है तो छपरा में आकर मिल जाती है। सोन कहाँ पे पटना मिलती है। जो दाईं ओर से आती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है गंगा की नदी में तो सोन नदी है जो पटना में आकर मिलती है। और गंडक कहाँ पे मिलती है तो छपरा में आकर मिलती है। और कोसी है जो कुर्सेला के स्थान पर मिलती है, कोसी कुर्सेला के स्थान पर मिलती है। और महानंदा है जो फरक्का बैराज में आकर ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से आकर मिलती है फरक्का बैराज में। महानंदा कहाँ से निकलती है तो दार्जिलिंग के पहाड़ी से निकलती है महानंदा। और ये फरक्का बैराज के स्थान के जगह पर मिल जाती है। और आगे चल कर ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है और एक पश्चिम बंगाल में चल जाती है हुगली नदी वह कहलाती है। और आगे चल कर यह पद्मा नदी में यह बांग्लादेश चली जाती है जो पद्मा नदी कहलाती है। और आगे चल कर फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी है जो नेपाल में इसे सप्त कोसी भी कहते हैं कोसी नदी को। और कटिहार के कुर्सेला नामक गंगा में मिल जाती है। और विश्व घाती नदी कहा जाता है किसे तो कोसी नदी को। कोसी कहाँ मिलती है तो कटिहार के कुर्सेला के स्थान पर गंगा में मिलती है।
और गंडक है जो नेपाल से निकलकर सोनपुर के गंगा में मिल जाती है। सोनपुर में गंडक नदी है जो सोनपुर में आकर गंगा में मिल जाती है। और घाघरा या सरयू इसी के नाम से जाना जाता है, जो नेपाल से निकलकर कहाँ मिलती है तो नेपाल से आकर गंगा में मिल जाती है। घाघरा कहाँ के सरयू छपरा नामक स्थान पर घाघरा आकर मिल जाती है। और गोमती है जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे गोमती है जो गाजीपुर नामक स्थान पर गंगा में आकर मिलती है। फिर आगे चलकर रामगंगा है जो कुमायूं हिमालय से निकलकर कन्नौज में गंगा में मिल जाती है। और इसके तट पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और रामगंगा के तट पर कौन सी उद्यान है तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कन्नौज में। रामगंगा है जो कन्नौज नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में आकर मिल जाती है। और साबरमती है जो अरावली के दक्षिणी भाग से निकलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलती है कि अरावली के दक्षिण भाग से कौन सी नदी निकलती है तो साबरमती निकलती है। और दूसरा, और इसमें माही और कर्क रेखा को 2 बार काटती। माही नदी है जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है 2 बार काटती है। और नर्मदा है जो अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर ब्रह्म घाटी से बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है और डेल्टा न बनाकर क्या बनाती है एस्चुरी का निर्माण करती है। जितने भी अरब सागर में गिरती है सभी के सभी एस्चुरी बनाते हैं। और जब जितना भी बंगाल के खाड़े में गिरती हैं सभी के सभी क्या बनाती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती है। और यहाँ पे जो एक साबरमती है जो कहाँ पे गिरती है तो आकर ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। और दूसरी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में नर्मदा नदी बहती है। और सतपुड़ा पर्वतमाला और सात पर्वतमाला के बीच में ये ताप्ती नदी बहती है। और तापी जो पश्चिमी की ओर ब्रह्म घाटी के बहते हुए एस्चुरी का निर्माण करती है और अरब सागर में गिर जाती है। महानदी जो अमरकंटक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी कहाँ गिरती है तो अमरकंटक जो पहाड़ी की चोटी से निकलती है। और गोदावरी जो नासिक से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दक्षिण का बूढ़ी गंगा कहा जाता है। दक्षिण या बूढ़ी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी के सहायक नदी कौन कौन सी है तो ये गोदावरी नदी है। और यहाँ पे पहले त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और इसमें पहले दाईं ओर से मंजीरा नदी आती है और फिर बाद में बाईं ओर से 3 नदियाँ इसमें आकर मिलती है। एक है बैनगंगा और बरदा और पैनगंगा, ये सब आकर आगे मिलकर एक प्राणहिता नदी का निर्माण करती है जो आकर बाईं ओर से मिलती है गोदावरी में प्राणहिता नदी। और इंद्रावती नदी है जो गोदावरी का सहायक नदियाँ। और एक है रामरी, एक इंद्रावती नदी है जो इसकी गोदावरी की सहायक नदी है। और नेक्स्ट है कृष्णा जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कृष्णा है जो महाबलेश्वर से निकल कर कहाँ गिरती है तो बंगाल के खाड़ी में। और महाबलेश्वर से निकलती है कौन सी नदी तो कृष्णा नदी है। और इसमें बाईं ओर से कौन सी नदी आती है तो केवल बाईं ओर से 2 नदी मिलती है तो भीमा और मूसी है जो बाईं ओर से मिलती है। कृष्णा नदी में बाईं ओर से कौन सी नदी मिलती है तो भीमा और मूसी। और दाईं ओर से कोयना घाटपर्वा मालपर्वा और तुंगभद्रा। कोयना घाटपर्वा मालपर्वा और तुंगभद्रा ये सब सभी के सभी क्या है तो कृष्णा नदी की सहायक नदी। भीमा और मूसी, कोयना, घाटपर्वा, मालपर्वा और तुंगभद्रा ये सब सभी के सभी कृष्णा नदी के सहायक नदी हैं। और कृष्णा नदी की सहायक नदी जो तुंगभद्रा है जो कृष्णा की सहायक है। और इसके उत्तर में विजयनगर की राजधानी हम्पी स्थित है। तुंगभद्रा पर कौन से किस राज्य की राजधानी तो विजयनगर की राजधानी हम्पी स्थित है तुंगभद्रा की नदी पर। और कावेरी है जो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है तो ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। और महानदी कहाँ से निकलती है तो सिहावा के पहाड़ी से निकलती है। महानदी जो उड़ीसा राज्य से होते हुए आती है। और कावेरी जल विवाद है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है और दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। और पेरियार केरल नदी है जो पश्चिम में जाती है। पेरियार है जो केरल की नदी जो पश्चिम में जाती है। और बेगई जो भारत की सबसे दक्षिणी नदी है। तो क्वेश्चन बनती है कि भारत की सबसे दक्षिणी नदी कौन सी नदी है तो बेगई। और यहाँ पे दिया गया है जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं जैसे हुगली और दामोदर और स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई ये सभी की सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हैं। और गंगा, हुगली, दामोदर, गंगा, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई ये सब सभी के सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और बेगई ये जो सबसे
सबसे अंतिम है जो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया और नेक्स्ट भारत की वन दिया गया। तो भारत की वन जो सर्वप्रथम वन रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, तो वन रिपोर्ट सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित किया गया था, जो प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित होती है। वन रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित होती है और 2021 में 17वीं बार रिपोर्ट यह प्रकाशित हुई थी। और वन रिपोर्ट की नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था और यह कि देश के कुल भाग का 33% वन क्षेत्र का कुल भाग का 33% भाग क्या है, तो वन क्षेत्र पाए जाते हैं भारत में। देश के कुल भाग के 33% पर वन है। और वन अनुसंधान कहाँ पे, तो देहरादून में। औसतन वन परसेंट कितनी है, तो औसतन 33% है और 23 से 24% यह भारत में पाई जाती है। विश्व में औसतन कितनी है, तो 33% और भारत में 23 से 24% में औसतन वन है। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और यूटी में सबसे ज़्यादा वन अंडमान निकोबार में। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। और यूटी में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र तो नागार्जुन सागर श्री सेलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है, जो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्र है और जो ये नागा सागर में। और नेक्स्ट है प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। पक्के टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में जो प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। और नेक्स्ट है जापान में सर्वाधिक परसेंट वन कितनी है, तो 66% जापान में क्या है, तो वन है। और नेक्स्ट है यहाँ पे दिए गए उष्ण कटिबंध सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिहार सदाबहार वन में उष्ण कटिबंध सदाबहार वन है, जो इसमें वर्षा कितनी होती है, तो उष्ण कटिबंध सदाबहार वन में 200 सेंटीमीटर वर्षा पड़ती है। और इसकी टेम्परेचर कितनी होती है, तो इसकी टेम्परेचर 22 से 23 डिग्री होती है। उष्ण कटिबंध सदाबहार वन में जो 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है और तापमान 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और पेड़ पतले लंबे होते हैं और विषुवत रेखा पर ये होती है। उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ होती है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होती है जो विषुवत रेखा पर होती है। और यह पश्चिमी घाट मेघालय और अंडमान निकोबार में यह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट मेघालय और अंडमान निकोबार में कौन सी वन होती है, तो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। पश्चिमी घाट मेघालय और अंडमान निकोबार में होती है। और इसमें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में रोजवुड आयरनवुड और महोगनी बांस रबड़ सिंकोना अवनुस रोजवुड आयरनवुड महोगनी बांस रबड़ सिंकोना अवनुस वृक्ष पाए जाते हैं। रोजवुड आयरनवुड महोगनी बांस रबड़ सिंकोना अवनुस जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में होते हैं। और यह पेड़ पतले होते हैं और यह विषुवतीय रेखा पर होती है। और यह पश्चिमी घाट और मेघालय और अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक होते हैं। और इसमें वृक्ष पाए जाते हैं रोजवुड आयरनवुड महोगनी बांस रबड़ सिंकोना अवनुस रोजवुड आयरनवुड महोगनी बांस रबड़ सिंकोना अवनुस। और नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती जो मानसूनी वन कहलाती है। उष्ण कटिबंधीय क्या होती है, तो ये है एक मानसूनी वन है जो मानसून पर आधारित रहती है। और इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर क्या होती है, तो वर्षा पड़ती है। और इसका टेम्परेचर कितनी होती है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी टेम्परेचर होती है। और इसकी लकड़ी क्या होती है, तो मुलायम और मजबूत होती है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की लकड़ी कठोर और मजबूत होती है। और इसमें पेड़ आते हैं और इसमें वृक्ष है आम जामुन शीशम सागवान महुआ सखुआ कटहल चंदन ये सब। आम जामुन शीशम सागवान महुआ सखुआ कटहल चंदन ये सब सभी के सभी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के आधार पर आती है। और नेक्स्ट है तृतीय उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और वृक्ष इसमें बिरल होती है। और यह वृक्ष इसके रूप में बिरल के रूप में रहती है। और इसमें वृक्ष आते हैं बेल पीपल तेंदू खैर बरगद भोजपत्र सखुआ उखुआ वगैरह ये सब सभी के सभी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में आते हैं। कौन कौन से उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, तो बेल पीपल तेंदू खैर बरगद भोजपत्र और सखुआ। बेल पीपल तेंदू खैर बरगद भोजपत्र और सखुआ सभी के सभी उष्ण कटिबंधीय में आते हैं।
और बनाने के लिए बेड़ी बनाने के लिए कौन सी पत्ते की यूज़ की जाती है, तो तेंदू वृक्ष के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। और खैर कत्था बनाने के लिए खैर का लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था जो पान में खाया जाता है खैर का वृक्ष का रहती है, और जितने बेड़ी जो पीने वाली होती है वो तेंदू वृक्ष के पत्ते होते हैं। और पर्वतीय वन होते हैं जो हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय एवं प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं पर्वतीय वन। और इसमें 2500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं पर्वतीय वन। और यह कोनधारी एवं शंकुधारी आकार की इसमें वन पाए जाते हैं। कोनधारी और शंकुधारी आकार का वन किसमें पाए जाते हैं, तो पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। और पाँचवा मरुस्थलीय वन, इसमें वर्षा कितनी होती है, तो 5 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और इसे मरुस्थलीय वन कहते हैं। और इसमें राजस्थान के पत्ते कांटे के रूप में क्या हो जाती है, जैसे नागफनी और अकोस के वृक्ष होते हैं जो मरुस्थलीय वन में पाए जाते हैं। और दलदली वन में लकड़ी कठोर हो जाती है और मजबूत घना नाव बनाने वाले और सुंदर वन डेल्टा कहाँ पे, तो दलदली वन का हिस्सा है। और यहाँ पे वन संरक्षण परियोजना दिए गए, तो बाघ परियोजना कब हुए थे, तो 1973 में। और इसका बाघ परियोजना के नेतृत्व कौन किए थे, तो कैलाश सांखला के द्वारा बाघ परियोजना का नेतृत्व किया गया था। और गिर सिंह परियोजना जो 1972 में आई थी और बाघ परियोजना 1973 में। तो गिर सिंह परियोजना 1972 में आई थी, तो बाघ परियोजना 1973 में। और एशियाई शेरों का घर गिर अभ्यारण्य को कहा जाता है और जूनागढ़ गुजरात में ये स्थित है। और हाथी परियोजना 1992 में आई और हिंद तेंदुआ परियोजना प्रारंभ हुआ था 2019 में। और जम्मू कश्मीर के संरक्षण के लिए WWF प्रोजेक्ट सोर्स चलाया गया था। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। गिर सिंह परियोजना आया था तो 1972 में, टाइगर परियोजना 1973 में, गिर सिंह परियोजना 1972 में, टाइगर परियोजना 1973 में एशियाई शेरों के लिए और हाथी के लिए 1992 में आया था। हिम तेंदुआ के लिए 2009 में आया था। हिम तेंदुआ के लिए 2009, गिर के लिए 1972, बाघ के लिए 1973, हाथी के लिए 1992, हिम तेंदुआ के लिए 2009 में इसकी परियोजना चलाई गई थी। और यहाँ पर प्रमुख खनिज दिया गया और इसमें देखते हैं प्रमुख खनिज में कौन कौन है। तो तांबा है जो मध्य प्रदेश में उत्पादक राज्य सबसे अधिक है। और इसमें खेतड़ी है जो मध्य प्रदेश में पड़ती है खेतड़ी। और जो वहाँ पे क्या है प्रमुख खान यहाँ खेतड़ी है जो तांबा के लिए ये राजस्थान है। उत्पादक में सबसे तांबा उत्पादक में कौन से राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश टॉप पे है। और खेतड़ी इसका जो खान है जो कहाँ पे, तो राजस्थान में खेतड़ी जो तांबा के लिए सबसे प्रसिद्ध प्रमुख खान है। और उत्पादक में मध्य प्रदेश है। और हीरा में उत्पादक में कौन से राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश है। और पन्ना, ये पन्ना की खान कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। और सोना है जो कर्नाटका में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है सोना कर्नाटका में। और कोलार भी कर्नाटका की प्रमुख खान है। तो कोलार है जो सोना के लिए प्रसिद्ध है और खेतड़ी है जो तांबा के लिए, और पन्ना है जो हीरा के लिए जो मध्य प्रदेश में है। और चांदी के लिए सबसे अधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। और इसमें चांदी के लिए प्रसिद्ध कौन से स्थान है, तो चांदी जो राजस्थान जो सबसे अधिक उत्पादन करती है। और इसका जो खान है जवार खान कहाँ के, तो राजस्थान के जो चांदी के लिए सबसे फेमस स्थान है। और जिप्सम के लिए सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान करती है जिप्सम। और इसका हनुमानगढ़ का जो खान है राजस्थान में जो सबसे अधिक जिप्सम का निर्माण करती है। और नेक्स्ट है टीन जो छत्तीसगढ़ सबसे अधिक उत्पादक राज्य टीन के लिए। और यह बस्तर की खान है जो टीन को उत्पादन करती है। बस्तर की खान क्या करती है, तो टीन का उत्पादन करती है। और अभ्रक है जो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन करती है। और इसका खान है नेल्लौर के खान है जो अभ्रक के लिए सबसे फेमस है जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। और लौ एस्क है जो उड़ीसा जो उड़ीसा में सबसे अधिक लौह एस्क उत्पादन किया जाता है। और कुद्रेमुखी खान है जो लौह एस्क के लिए प्रसिद्ध है। और बैलाडीला जो छत्तीसगढ़ में पड़ती है जो ये भी लौह एस्क के लिए, और क्यूझर भी लौह एस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक लौह एस्क में सबसे अधिक उत्पादन राज्य उड़ीसा है। और कुद्रेमुखी जो कर्नाटक में पड़ती है लौह एस्क के लिए प्रसिद्ध है। और छत्तीसगढ़ का जो बैलाडीला है जो इसमें भी क्या होती है, तो लौह एस्क का उत्पादन किया जाता है। लौह एस्क का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा के क्यूझर को भी लौह एस्क के लिए उत्पादन किया जाता है। और कोयला में क्या है, तो कोयला में सबसे अधिक उत्पादन में कौन से राज्य हैं, तो छत्तीसगढ़ है। और झरिया जो धनबाद की खान है जो ये कोयला की खान है। और कोयला उत्पादन में सबसे अधिक राज्य कौन से राज्य, छत्तीसगढ़। और थोरियम में सबसे अधिक उत्पादन कौन करती है, तो केरल करती है। थोरियम का उत्पादन सबसे अधिक केरल करती है। और यूरेनियम के सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करती है जो
और इसका जादूगढ़ खाने जो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, जो झारखंड में पड़ती है। और बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य करती है, तो उड़ीसा करती है। और मैग्नीज का सबसे अधिक उत्पादन कौन करती है, तो मध्य प्रदेश करती है। और चावल है जो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। और गेहूं है जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। दाल है जो सबसे अधिक राजस्थान उत्पादन करती है। और कपास कौन सी राज्य सबसे अधिक उत्पादन करती है, गुजरात। मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात उत्पादन करती है। सूरजमुखी कौन से राज्य उत्पादन करती है, कर्नाटक। चाय है जो असम। कॉफ़ी है जो कर्नाटक। और सेब है जो सबसे अधिक जम्मू कश्मीर उत्पादन करती है। आलू और गन्ना दोनों के लिए उत्पादक उत्तर प्रदेश है, और बाजरा के लिए राजस्थान। और नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं, और नेक्स्ट है भारत की विभिन्न जनजातियों के बारे में दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो भारत में टोटल कितनी जनजाति हैं, तो 550 से अधिक जनजाति हैं। और इसकी अनुसूचित जनजाति जो इसकी अनुसूचित इनकी संख्या कितनी है, तो 16% है। और भारत में 550 जनजातियाँ जो 2 भागों में बांटी जाती है, एससी और एसटी में। एससी है जो टोटल 60% है, और एसटी है जो 88.5% एसटी है। और भारत में सबसे अधिक एससी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, एससी यूपी में, और एसटी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में। और एससी की सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है, सब तो प्रतिशत में सबसे अधिक पंजाब में है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति टोडो जनजाति है, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और बिहार है जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, जो संथाल है, जो पूर्वोत्तर की सीमा में पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी जनजाति बोडो है। और झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, और पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी जनजाति तो बोडो है। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी जनजाति रहती है, तो गद्दी, बकरवाल और गुज्जर। गद्दी, बकरवाल, गुज्जर है जो जम्मू कश्मीर की जनजाति है, गद्दी और बकरवाल। और हिमाचल प्रदेश की जनजाति किन्नर और स्वांगला। किन्नर और स्वांगला है जो हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। और भील, बंजारा, पटोलिया, टोलिया, डाफर। भील, बंजारा, पटोलिया, कोलिया, टोलिया, डाफर कहाँ की जनजाति है, तो गुजरात के। भील, बंजारा, कोलिया, पटोलिया, टोलिया, डाफर कहाँ की जनजाति है, तो गुजरात की। और राजस्थान की जनजाति है मीना, भील, बंजारा, कोली। सहारिया और गरसिया। सहारिया और गरसिया कहाँ की है, तो मीन, भील, बंजारा, कोली। और सहारिया और गरसिया है जो राजस्थान की सबसे बड़ी टोटल राजस्थान की जनजाति है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनजाति है जो थारू जनजाति है, जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। और मध्य प्रदेश की जनजाति है गोंड, भील, अगरिया, खैरवार और कोल। गोंड, भील और अगरिया, खैरवार और कोल, ये सब सभी के सभी मध्य प्रदेश के जनजाति हैं। और बिहार की और झारखंड की जनजाति संथाल और मुंडा हो। संथाल, मुंडा हो बिहार और झारखंड की जनजाति है। और उड़ीसा की खोंड जनजाति है जो उड़ीसा में पाई जाती है, खोंड जनजाति। और अरुणाचल प्रदेश में मिसमी, डाफला, अक्तानी, अकावट। मिसमी, डाफला, अक्तानी, अकावट, ये सब सभी के सभी क्या हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति हैं। और असम की जनजाति हैं बोडो, मिकी, रेजो असम की जनजाति हैं। और मेघालय के गारो, खासो, जयंती हैं, ये सब सभी के सभी मेघालय के अनुसूचित जनजाति हैं। और नागालैंड के मो, अंगामी, नागा, कुकी, मिकिर। मो, अंगामी, नागा, कुकी, मिकिर है जो ये नागालैंड की जनजाति है। और मणिपुर के कुकी कोम, माओ मारिंग। कुकी कोम, माओ मारिंग है जो मणिपुर के क्या तो अनुसूचित जनजाति है। और मिजो, लुसाई और लारबेर, पाबी, चकमा। लारबेर, पाबी, चकमा, मिजो, लुसाई, ये सब सभी के सभी मिजोरम के। आंध्र प्रदेश की जनजाति कदर है। और केरल की इरला जनजाति केरला में पाई जाती है, इरला जनजाति। और तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार में सैम्पेन और शाखा और सेंटलीज है जो अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। और सिक्किम में लेप्चा, तमांग, शेरपा, भोटिया, ये सब सभी के सभी सिक्किम में पाए जाते हैं। लेप्चा, तमांग, शेरपा, भोटिया। लेप्चा, तमांग, शेरपा, भोटिया कहाँ की जनजाति है, तो सिक्किम की। और छत्तीसगढ़ की जनजाति है धनबार, खाड़िया, अगारिया। छत्तीसगढ़ की जनजाति है धनबार, खाड़िया, अगारिया है जो छत्तीसगढ़ की जनजाति हैं। और जनसंख्या जो जनसंख्या के सिद्धांत कौन दिए थे, तो माल्थस ने दिए थे। और माल्थस के अनुसार जनसंख्या जो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, और लगभग 16 साल में जनसंख्या क्या होती है, तो दुगनी हो जाती है। 16 साल में क्या हो जाती है, तो दुगनी